हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखना गोल यूपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे अभी एनसीईआरटी को सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने रीडिंग किए थे क्लास 9th का हिस्ट्री, पहला चैप्टर था जो कि फ्रांसीसी क्रांति। तो उसमें हम पहला वीडियो बना चुके हैं। आज यह दूसरा वीडियो है उसी का, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में ही। तो चलिए हम बिना समय गंवाए रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक क्रांति की शुरुआत है, उसी का है, फ्रांसीसी क्रांति का ही टॉपिक है, जिसमें कि क्रांति की शुरुआत आज से प्रारंभ है। तो देखिए अब क्या करें, हम पढ़ते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इनके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, जैसे किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इमेज है। टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहे थे। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांक, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था।
कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकारी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली समानता व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यह टॉपिक अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक।